उम्मीद करते हैं ठीक होंगे। तो आइए आज एक नया टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं, जो कि हम लोग केमिस्ट्री की एक नए टॉपिक की सॉल्यूशन की बात करेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। आइए पूरे कंसंट्रेशन टर्म को ही डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, कंसंट्रेशन टर्म ऑफ जो सॉल्यूशन पढ़ना है, उसमें टोटल्स आपको टर्म पढ़ने हैं, परसेंटेज, मोल फ्रैक्शन, मोलालिटी, मोलारिटी और नॉर्मलिटी पर आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे। एक एक करके समझते हैं आपका एक कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, या कंसंट्रेशन टर्म से क्या मीनिंग निकलता है, और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को किस तरह से आप डिस्कस करेंगे या किस तरह से आप कैलकुलेट कर पाएंगे किसी सॉल्यूशन का। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं कंसंट्रेशन पर। सबसे पहले तो ये समझिए कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन होता क्या है। तो ध्यान दीजिए, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या है आपका। देखिए, इस पे हम लोग बात कर लेंगे। सबसे पहले एक प्रश्न आता है, व्हाट डू यू मीन अबाउट कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन से आप क्या समझते हैं। तो देखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या है। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सॉलिड डिसॉल्व इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। देखिए, अगर आपके पास कोई गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट या सॉल्यूशन गिवन है, तो उसमें कितने सॉलिड के पार्टिकल्स ऐड किया जा सकता है, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। मान लीजिए ना, आपके पास एक सॉल्वेंट है या फिर सॉल्यूशन पहले से ये गिवन होगा, इसका जो अमाउंट है वो आपको फिक्स्ड होगा, गिवन होगा। इसमें जो आप ऐड कर रहे हैं अमाउंट ऑफ सॉलिड, ये अमाउंट ऑफ सॉलिड को कितना ऐड कीजिएगा, इसी को कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। देखिए, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन दो टाइप का हो सकता है, एक आपका हो सकता है कंसंट्रेटेड और दूसरी हो सकता है डाइल्यूट। यदि इस गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में आप सॉल्यूट का जो अमाउंट है वो बहुत कम ऐड करेंगे, तो जो आपका सॉल्यूशन बनेगा वो डाइल्यूट हो जाएगा। लेकिन अगर इसकी अमाउंट बढ़ा दिया जाए सॉल्यूट का, तो आपका जो सॉल्यूशन प्राप्त होगा वो कंसंट्रेटेड प्राप्त होगा। तो इस तरह से सॉल्यूशन दो टाइप का हो सकता है, एक डाइल्यूट और एक कंसंट्रेटेड। डाइल्यूट का सीधा अर्थ होता है कि गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में इसके कंपैरेटिवली जो सॉल्यूट का अमाउंट होगा वो कम होता है, जबकि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में सॉल्यूट का जो अमाउंट होता है वो कंपैरेटिवली अधिक होता है। तो ध्यान दीजिएगा, बात करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन एक ऐसा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट होता है जो डिसॉल्व होता है गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट या फिर सॉल्वेंट या फिर सॉल्यूशन में। देखेंगे, जो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है उसको आप किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो किसी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने का अलग अलग तरीका हो सकता है, जिसको हम लोग कंसंट्रेशन टर्म के नाम से जानेंगे। तो ये अलग अलग आपको कंसंट्रेशन टर्म पढ़ने होंगे यहाँ पर। तो सर, यहाँ पर कंसंट्रेशन जो टर्म है एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, कंसंट्रेशन टर्म में ध्यान दीजिए। देखिए, सबसे पहले आपको कंसंट्रेशन जो टर्म पढ़ना है वो आपका है परसेंटेज। सेकंड आपका है मोल फ्रैक्शन, नेक्स्ट है मोलालिटी, और इसके बाद जो फोर्थ नंबर है वो आपका है मोलारिटी। इसके बाद सर आपका है नॉर्मलिटी, पार्ट्स पर मिलियन और पार्ट्स पर बिलियन। ये आपको 7 कंसंट्रेशन टर्म पढ़ना है। इसका अर्थ यह है कि सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को डिफरेंट 7 मेथड से आप क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। अलग अलग 7 तरीके हैं जिनसे सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। चलिए, फर्स्ट में हम लोग डिस्कस करते हैं पहले परसेंटेज पर। परसेंटेज को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, परसेंटेज का सीधा इसका अर्थ होता है, परसेंटेज का मतलब होता है प्रत्येक 100वें भाग में, प्रत्येक 100वें भाग में जो चीज प्रेजेंट होता है उसको परसेंटेज कहते हैं। देखिए, आपके पास गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन या गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट हो सकता है। इसमें देखिए, किसी गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के प्रत्येक 100 पार्ट में जितना अमाउंट ऑफ सॉलिड प्रेजेंट होगा उसको कहते हैं परसेंटेज। परसेंटेज का सीधा अर्थ क्या होता है, सीधा अर्थ होता है कि प्रत्येक 100वें भाग में जितना प्रेजेंट है सॉलिड का अमाउंट किसी गिवन सॉल्यूशन में, वो आपका परसेंटेज कहलाता है। तो देखिए, डेफिनेशन क्या होगा, इट रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट पर 100 पार्ट्स ऑफ द सॉल्यूशन। It can also be called parts per 100 pph. It can be expressed by any of the following 3 methods. देखिए, किसी सॉल्यूशन के प्रत्येक 100 पार्ट्स में जितना सॉल्यूट का अमाउंट प्रेजेंट होगा उसको कहा जाता है परसेंटेज। और परसेंटेज चूंकि 100 पार्ट्स में प्रत्येक है, देखिए पार्ट्स पर 100
में प्रेजेंट होता है सॉलिड का अमाउंट, उसको कहते हैं हम लोग परसेंटेज। इसको शॉर्ट में पीपीएच से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और परसेंटेज को रिप्रेजेंट करने के भी 3 मेथड्स हैं। पहला आपका है मास परसेंटेज, दूसरा होता है सर वॉल्यूम परसेंटेज, और तीसरा होता है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ये आपको सॉल्यूशन की जो कॉन्सेंट्रेशन है फर्स्ट, जिसे हम परसेंटेज के तौर पर रिप्रेजेंट करते हैं, तो परसेंटेज को भी रिप्रेजेंट करने का 3 तरीका है। पहला फर्स्ट होता है मास परसेंटेज, सेकंड आपका है वॉल्यूम परसेंटेज, और थर्ड आपका है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं इसको हम। देखिए आपका मास परसेंटेज है, या आप इसे कह सकते हैं मास परसेंट, या W/W परसेंटेज। सेकंड आपका होता है वॉल्यूम परसेंटेज, और थर्ड जो होता है वो आपका मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज होता है। एक एक करके डिस्कस करते हैं। मास बाय मास परसेंटेज क्या है समझिएगा। द वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मास परसेंटेज। देखिए सर, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में किसी सॉल्यूट का अमाउंट ग्राम में जितना प्रेजेंट होगा उसको कहते हैं मास परसेंटेज। मास परसेंटेज का फॉर्मूला होता है वेट ऑफ सॉलिड इन ग्राम डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम इनटू 100 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो ताकि आपको क्या लाना है परसेंटेज, तो परसेंटेज लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो मास परसेंटेज क्या होता है, द वेट ऑफ सॉलिड इन ग्राम्स प्रेजेंट इन 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मास परसेंटेज। सॉल्यूशन के 100 ग्राम में सॉलिड का जितना मास प्रेजेंट होगा ग्राम में, उसको मास परसेंटेज कहा जाता है। मास परसेंटेज को W/W परसेंट से अभी आप इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब ध्यान देंगे, किसी भी सॉल्यूशन में, किसी भी आपका जो कोई सॉल्यूशन होता है, तो उस सॉल्यूशन में हमें अलग अलग टाइप का सॉल्यूशन प्राप्त होता है, लेकिन यहाँ हम लोग बात करेंगे बाइनरी सॉल्यूशन की तरफ। बाइनरी सॉल्यूशन में 2 टाइप का कंपोनेंट होता है, एक होता है सॉल्यूट और दूसरा होता है आपका सॉल्वेंट। देखिए किसी गिवन सॉल्यूशन में 2 टाइप का कंपोनेंट होगा, एक होता है सॉल्यूट और एक होता है आपका सॉल्वेंट। तो सॉल्यूशन में सॉल्यूट होगा और सेकेंड होगा आपका सॉल्वेंट। इस पूरे चैप्टर में आप सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट होता है, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। इस पूरे चैप्टर के दौरान आप सॉल्यूट को रिप्रेजेंट कीजिएगा A से, और सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट करेंगे B से। अगर सॉल्यूट को रिप्रेजेंट A से कर रहे हैं तो वेट ऑफ सॉल्यूट को WA से रिप्रेजेंट करेंगे, और वेट ऑफ सॉल्वेंट को WB से। हमेशा सॉल्यूशन का 2 पार्ट होता है, एक सॉल्यूट और दूसरा सॉल्वेंट। सॉल्यूट की जो मास होगा उसको WA से रिप्रेजेंट करेंगे, और सॉल्वेंट का जो मास होगा उसको WB से रिप्रेजेंट कीजिएगा। अब आते हैं, देखिए वेट ऑफ सॉल्यूशन निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे। क्योंकि सॉल्यूशन का 2 पार्ट, एक सॉल्यूट और आपका है दूसरा सॉल्वेंट, तो आप ऐड कर दीजिए वेट ऑफ सॉल्यूट और दूसरा वेट ऑफ सॉल्वेंट, तो आपको क्या मिल जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट और प्लस मिल जाएगा वेट ऑफ सॉल्वेंट। WA प्लस WB से इसको लिख सकते हैं। अब जो फॉर्मूला आपके पास था मास परसेंटेज, देखिए मास परसेंटेज का, तो मास परसेंटेज आप चाहे तो सॉल्यूट का भी निकाल सकते हैं और मास परसेंटेज सॉल्वेंट का भी निकाल सकते हैं। अब 2 कंपोनेंट इसमें प्रेजेंट है ना सॉल्यूशन में, तो सॉल्यूट का भी मास परसेंटेज निकाल सकते हैं, सॉल्वेंट का भी मास परसेंटेज निकाल सकते हैं। जिसका मास परसेंटेज निकालना है उसका मास ऊपर रखिएगा, नीचे टोटल सॉल्यूशन का मास हो जाएगा। अगर सॉल्वेंट का निकालना है तो सॉल्वेंट का मास ऊपर और नीचे सॉल्यूशन का मास इंटू 100। सॉलिड का निकालिएगा तो सॉलिड का मास ऊपर, नीचे सॉल्यूशन का मास और इंटू 100 कर देंगे। चलिए यहां ध्यान दीजिए, अगर आपको निकालना है मास परसेंटेज ऑफ सॉलिड, मास परसेंटेज ऑफ सॉलिड निकालना है, तो सॉलिड के लिए आप क्या करेंगे, सॉलिड का मास WA अपॉन सॉल्यूशन का मास WA प्लस WB हो जाएगा, और मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको 100 से। यदि आपको मास परसेंटेज निकालना है सॉल्वेंट का, तो सॉल्वेंट के निकालने के लिए सॉल्वेंट का मास लिखिए ऊपर, नीचे सॉल्यूशन का मास WA प्लस WB इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से आप सॉल्यूट का भी मास परसेंटेज और सॉल्वेंट का मास परसेंटेज दोनों का आप निकाल सकते हैं। चलिए आगे देखिए, इसमें 1-2 छोटे छोटे प्रश्न हैं जो आपको आगे की न्यूमेरिकल करने में हेल्प करेगा। तो ये जो आपका
पार्ट है क्वेश्चंस का, ये पूरी तरह से क्वेश्चन नहीं है, एक छोटे सा क्वेश्चंस का पार्ट होता है जो बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने में आपको मदद करेगा। देखिए प्रश्न है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 20% W/W NaOH ऑफ एक्वस सॉल्यूशन? NaOH ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। एक बात आपको बता दे, इसको ध्यान रखिएगा हमेशा, काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए यदि सॉल्यूशन गिवन है तो इस सॉल्यूशन की जब बात करेंगे तो इसमें हमेशा आपका दो कंपोनेंट होगा, एक होगा सर सॉल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट। तो देखिए सॉल्यूट तो आपको पता चल जाएगा, जो क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसमें आपको जो सॉल्यूशन गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग आपको सॉल्यूट तो पता चल जाएगा। सॉल्वेंट ध्यान रखिएगा, सॉल्वेंट ना, सॉल्वेंट अगर आपको कहता है एक्वस सॉल्यूशन तो हमेशा ध्यान रखना कि सॉल्वेंट के रूप में वाटर प्रेजेंट है, और कभी कभी ना कहवे नहीं करेगा कि आपका सॉल्यूशन किस सॉल्वेंट से बना है, एक्वस भी नहीं कहेगा। उस समय भी आपको स्थिति ऐसा समझना है कि सर सॉल्वेंट क्या है, वाटर। सॉल्वेंट वाटर जो होता है वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है। तो आपको सॉल्वेंट के बारे में जिक्र करें या फिर एक्वस सॉल्यूशन कहे, दोनों केसेस में आपका क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट वाटर लेंगे, ना भी करेंगे तो वाटर हो जाएगा, एक्वस कहेगा तो वाटर। तो देखिए ये सॉल्यूशन है NaOH एक्वस सॉल्यूशन। अब NaOH का एक्वस सॉल्यूशन, तो जिसका एक्वस सॉल्यूशन होगा वो सॉल्यूट होगा, और इसमें जो आपका सॉल्वेंट हो जाएगा यहाँ पर एक्वस होने के कारण, तो सॉल्वेंट हो जाएगा आपका वाटर। हमेशा याद रखिएगा इस बात को। जब कहेगा आपको शुगर सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, देखिए इसमें सर सॉल्वेंट क्या है पता ही नहीं है, एक्वस भी टर्म यूज नहीं किया गया है, तो आपका शुगर सॉल्यूशन है तो शुगर सॉल्यूट होगा, और वाटर जो होगा वो सॉल्वेंट के रूप में प्रेजेंट होगा। कहने का अर्थ है कि वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है, कहे ना कहे उससे फर्क नहीं पड़ता। आपको अगर कोई और सॉल्वेंट गिवन है तो उसको ले लेंगे, नहीं गिवन है तो वाटर हमेशा क्या हो जाएगा, आपको एज अ सॉल्वेंट हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए आपको दिया हुआ है 20% W/W सर, 20% W/W का मतलब होता है 20% वेट बाई वेट। अब इसको किस तरह से लिखेंगे समझिएगा, इसको 20% वेट बाई वेट है तो आप इसे लिख सकते हैं, देखिए 20% W/W। अभी फॉर्मूला क्या पढ़े थे हम लोग, फॉर्मूला पढ़े थे, अच्छा परसेंटेज को हटाइएगा तो 1 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। या फिर आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, देखिए 20% W/W, W/W, तो 20 का 20 रह जाएगा, यहाँ परसेंटेज हटाइएगा तो डिवाइडेड बाई 100। परसेंटेज को हटाने के लिए कितना करते हैं हम लोग, 100 से डिवाइड करते हैं। चलिए देखिएगा, अब W/W का मतलब है ऊपर होता है वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट, और नीचे आपका होता है वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन। तो देखिए इस क्वेश्चन से आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा सर कि वेट ऑफ जो सॉल्यूट है वो 20 ग्राम है, और वेट ऑफ जो सॉल्यूशन है वो आपको 100 ग्राम है। यानी 100 ग्राम नीचे किसका मास, सॉल्यूशन का, ऊपर किसका, सॉल्यूट का। तो वेट ऑफ या मास ऑफ सॉल्यूट 20 ग्राम होगा, जबकि सॉल्यूशन का मास कितना, 100 ग्राम। तो इस आधार पर अगर आप सॉल्वेंट का मास निकालिएगा तो आपका आ जाएगा 100 माइनस 20, 80 ग्राम आ जाएगा सर। तो ये क्वेश्चन का मतलब है, ये एक छोटा सा हिस्सा क्वेश्चंस का होता है जो बड़े क्वेश्चंस को करने में आपको मदद करेगा। तो ये छोटे क्वेश्चंस को डील करने आपको आना चाहिए। देखिए 20% W/W का मतलब क्या है, 20/100, ऊपर भी वेट रहेगा नीचे भी वेट रहेगा। ऊपर किसका वेट हो जाएगा, तो सॉल्यूट का 20 ग्राम, नीचे वाला टोटल सॉल्यूशन का वेट 100 ग्राम रहेगा, और वेट ऑफ सॉल्वेंट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 माइनस कर लीजिए 20, 100 आ जाएगा आपका। चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 20% ऑफ C2H6O2 बाई मास? देखिए यहां पर गिवन आपको है कि 20%, फिर यहां पर क्या लिखा है 20%, तो यहां पर आपको ये जो आपको गिवन है C2H2O6, इसको ऑक्सिलरी कैसे कहते हैं, और ये जो आपका है ये आपका सॉलिड के रूप में है, क्या है, सॉलिड है। तो जो आपका ये सॉलिड है सर, सॉलिड, तो इसका जो सॉलिड का मास होगा वो होगा 20 ग्राम, जबकि पूरा सॉल्यूशन जो होगा परसेंटेज है तो 100 ग्राम होगा, और सॉल्वेंट का मास निकालिएगा तो 100 में से आप 20 को माइनस कर दीजिए, 80 ग्राम हो जाएगा सर। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। एक और प्रश्न, चलिए इसको देख ही लेते हैं।
देखिए नेक्स्ट आपका प्रश्न है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ x% W/W H2SO4 ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। देखिए इस प्रश्न का क्या अर्थ है, x% W/W H2SO4, H2SO4 इसमें आपका सॉल्यूट होगा और एक्वस है तो वाटर आपका सॉल्वेंट होगा। अब देखिए x परसेंटेज है तो परसेंटेज को हटाइएगा तो नीचे 100, यहाँ ऊपर हो जाएगा W, नीचे भी आपका हो जाएगा वेट, यहाँ लिख सकते हैं। ऊपर किसका वेट होता है तो सॉलिड का। अब सॉलिड का वेट किस में लीजिएगा तो ग्राम में, तो x ग्राम हो जाएगा आपका। और नीचे क्या होता है सॉल्यूशन का वेट, तो नीचे आपका सॉल्यूशन का वेट कितना हो जाएगा 100 ग्राम। अब सॉल्वेंट का वेट निकालिएगा तो 100 माइनस x, यानी वाटर का जो आपका वेट होगा वो 100 माइनस 8 हो जाएगा। इस प्रश्न का ये अर्थ हुआ कि वेट ऑफ सॉलिड कितना x ग्राम, वेट ऑफ सॉल्यूशन आपका 100 ग्राम और वेट ऑफ सॉल्वेंट 100 माइनस x ग्राम है। एक और प्रश्न देखिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 0.2% W/W ऑफ शुगर सॉल्यूशन। इस प्रश्न का क्या अर्थ है तो देखिए ये भी सिंपल है, वही बिल्कुल सेम टू सेम चलेंगे। 0.2% W/W का सीधा सीधा अर्थ है 0.2, परसेंटेज को हटा दीजिए, डिवाइडेड बाय 100 W/W। अब बताइए ऊपर किसका मास होता है सॉलिड का, नीचे किसका सॉल्यूशन का, तो वेट ऑफ सॉलिड 0.2 ग्राम जबकि वेट ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम। और सॉल्वेंट का अगर मास निकालिएगा तो घटा दीजिए ना 100 में से माइनस कर दीजिए 0.2, कितना आ जाएगा 99.8 आ जाएगा। तो अब उम्मीद है कि शायद आप प्रश्न को समझे होंगे। इस प्रश्न को करने के बाद आपको जो न्यूमेरिकल्स आएंगे आगे उसको करने में आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। चलिए दूसरे कॉन्सेंट्रेशन टर्म यानी कि परसेंटेज का जो दूसरा आपका जो टर्म था उसको समझने का प्रयास करते हैं। पहला तो हम लोग समझे मास परसेंटेज, दूसरा है सर वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज को वॉल्यूम परसेंट भी आप कह सकते हैं या परसेंटेज बाय वॉल्यूम भी कह सकते हैं, अलग अलग नाम से भी इसको हम जान सकते हैं। आप कह लीजिए इसको वॉल्यूम परसेंटेज या वॉल्यूम परसेंट या परसेंटेज बाय वॉल्यूम, या इसको कह लीजिए परसेंटेज भी बाय भी कह सकते हैं सर इसको, तो कुछ भी कह लीजिए एक ही बात है। चलिए आगे हम लोग इस पे डिस्कस करते हैं। वॉल्यूम परसेंटेज को देखिए किस तरह से डिफाइन करेंगे। वॉल्यूम परसेंटेज क्या है, द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml, सॉल्यूट का वॉल्यूम ml में प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के 100 ml में जितना सॉल्यूट का वॉल्यूम प्रेजेंट होगा ml में उसको कहते हैं हम लोग वॉल्यूम परसेंटेज। द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट किसमें ml में होना चाहिए आपका, प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, तो वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इन ml डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml और इनटू क्या कीजिएगा 100 से मल्टीप्लाई। ठीक इस प्रकार फिर समझिएगा, यदि आपका कोई सॉल्यूशन है तो इसमें दो कंपोनेंट, एक सॉलिड और एक सॉल्वेंट होता है। सॉलिड को A से दिखाइएगा, सॉल्वेंट को B से। यदि सॉलिड का वॉल्यूम की बात करेंगे तो इसको रिप्रेजेंट कीजिएगा VA से और सॉल्वेंट की वॉल्यूम को VB से, हमेशा आपको ये रिप्रेजेंट करना है। अब सुनिए, अगर आपसे पूछे कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बताइए कितना हो जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को और वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट को ऐड कर दीजिएगा तो टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा। अर्थात वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, VA प्लस VB कर देंगे तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम आ जाएगा। अब बताइए वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट निकालना है तो क्या फॉर्मूला होगा, तो सॉल्यूट का वॉल्यूम ml में डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन का वॉल्यूम इनटू 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, अर्थात VA अपॉन VA प्लस VB इनटू 100, ये आपका आ जाएगा सर वॉल्यूम परसेंटेज। अगर आपको निकालना है वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट तो आप वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट ऊपर लिख दीजिए ml में, नीचे सॉल्यूशन का वॉल्यूम और इनटू कितना 100, जिसका परसेंटेज निकालना है ऊपर, नीचे टोटल सॉल्यूशन का वॉल्यूम 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, आपको उस टर्म का परसेंटेज निकल के चला आएगा। अब देखिए इसमें छोटे छोटे जो प्रश्न होंगे जो आपको हेल्प करेगा बड़े बड़े क्वेश्चंस को सोल्व करने में। आइए डिस्कस करते हैं कि इन क्वेश्चंस का मतलब क्या है। यहाँ पर क्वेश्चंस करना नहीं है, सिर्फ क्वेश्चंस का मतलब समझना कि अर्थ इसका क्या है। अगर आपको ये क्वेश्चन से मिले तो आप इसको किस तरह से ब्रेक कर पाइएगा इस लाइन को। देखिए प्रश्न आपका है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 10%
V/V ऑफ इथेनॉल डिजोल्व इन वाटर। देखिए यहां पर स्पष्ट किया हुआ है 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल डिजोल्व इन वाटर। इथेनॉल को डिजोल्व किया गया वाटर में, तो वाटर होगा आपका सॉल्वेंट और जो इथेनॉल है ना वो होगा आपका सॉल्यूट। अब इस टर्म को थोड़ा ब्रेक कीजिए, पहले आप इसको पकड़िएगा 10% V/V, 10% V/V, इस टर्म को आप पकड़ लीजिए। 10 का 10 छोड़ दीजिए, परसेंटेज को हटाइए तो डिवाइड बाई 100, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम हो जाएगा। अभी बता है कि ऊपर सॉल्यूट का वॉल्यूम, नीचे सॉल्यूशन का वॉल्यूम, यानी वे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट आपका VA कितना हो जाएगा 10 ml और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इसका हो जाएगा 100 ml। और इस प्रकार से अगर निकालें कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा तो आपका हो जाएगा 100 माइनस 10 इज इक्वल टू 90 ml हो जाएगा। अब ये प्रश्न में इसका क्या अर्थ है सर? तो अर्थ ये है कि वाटर का वॉल्यूम होगा जो कि सॉल्वेंट है तो 90 ml, इथेनॉल जो है वो आपका हो जाएगा 10 ml और पूरा सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना हो जाएगा 100 ml। तो इस तरह से आप छोटे छोटे प्रश्न को ब्रेक करेंगे। चलिए कुछ और प्रश्न इसमें आगे है, ठीक है ना, तो ये आपको हम छोड़ते हैं। देखिए आगे आपको क्या करना है, एक और प्रश्न इसमें है। देखिए द मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मास बाय। अच्छा दूसरा टर्म आपका इसमें है। एक प्रश्न यहां पर है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 35% V/V सॉल्यूशन ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल एंड वाटर। देखिए इसका क्या अर्थ है 35% V/V सॉल्यूशन ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल। इथिलीन ग्लाइकोल का फार्मूला होता है C2H4OH का होल ट्वाइस एंड वाटर। तो इसमें देखिए वाटर क्या हो जाएगा आपका सॉल्वेंट और इथिलीन ग्लाइकोल क्या हो जाएगा सॉलिड। इस प्रश्न को भी वैसे ही ब्रेक कर देंगे 35% V/V, परसेंटेज को हटाइएगा यहां से तो डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा। मतलब ये है कि इथिलीन ग्लाइकोल का आपका वॉल्यूम कितना हो जाएगा 35 ml, सॉल्यूशन का 100 ml और पूरा सॉल्वेंट का निकालिएगा वाटर का, तो 100 में से 35 को माइनस कर दीजिएगा तो आपका सॉल्वेंट का वॉल्यूम निकल के चला आएगा। अब चलिए तीसरे टर्म पे चलते हैं। यहाँ पर तीसरा टर्म आपको पढ़ना है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। फर्स्ट आपका था मास परसेंटेज, दूसरा आपका था वॉल्यूम परसेंटेज और जो तीसरा है ना वो आपका क्या है, वो आपका है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। देखिए मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज को सिर्फ मास बाय वॉल्यूम परसेंट कह सकते हैं या परसेंट मास अपॉन वॉल्यूम कह सकते हैं। इसमें देखिए मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज है ना आपका, तो ये सॉल्यूट का जो मास होगा ग्राम में, सॉल्यूशन के 100 ml में जितना प्रेजेंट होगा उसी को कहते हैं मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। देखिए इसमें इसका क्या डिफाइन कर सकते हैं, द मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। द मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। इसका जो फॉर्मूला होगा सर वो होगा सॉल्यूट का मास अपॉन वॉल्यूम सॉल्यूशन का और इनटू कितना 100 हो जाएगा। तो ये आपका सर है ना मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज था। अब देखिए यहां पर एक एनसीईआरटी का आपका क्वेश्चन है कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन। C6H6 बेंजीन का फॉर्मूला होता है एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 इसका फॉर्मूला होगा। इफ 22 ग्राम ऑफ बेंजीन इज डिसॉल्व्ड इन 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये आपका एनसीईआरटी का सवाल है सर, इसको करना है यानी आपको निकालना है मास परसेंटेज। देखिए इसका मास परसेंटेज कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा इसको। इसका अगर मास परसेंटेज निकालना है तो किस प्रकार से निकाल पाएंगे, देखिएगा ये प्रश्न आपका एनसीईआरटी का है। अभी जो आप पढ़े परसेंटेज टर्म उसी का प्रश्न है, इसको सोल्व करते देखिए। कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन। बेंजीन का आपको मास परसेंटेज निकालना है। इफ 22 ग्राम ऑफ बेंजीन इज डिसॉल्व इन 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड। देखिए इसमें बेंजीन आपका कितना दिया हुआ है C6H6 22 ग्राम दिया हुआ है और कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 दिया हुआ है 122 ग्राम। देखिए जो अमाउंट दिया इसी से पता चलता है कि इसका अमाउंट कम है तो ये आपका सॉलिड हो जाएगा और इसकी अमाउंट अधिक है तो ये हो जाएगा सॉल्वेंट।
अब सॉल्यूशन का अगर टोटल मास निकालना है तो सॉल्यूशन का टोटल मास क्या कीजिएगा, सॉल्यूट का मास और सॉल्वेंट का मास ऐड कर देंगे, 22 प्लस 122 आ जाएगा 144। आपको निकालना है मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन। तो देखिए जिसका निकालना है परसेंटेज, तो बेंजीन का परसेंटेज निकालना है C6H6 का, तो जिसका परसेंटेज निकालना होता है उसका मास ऊपर रखेंगे 22 और नीचे सॉल्यूशन का मास 144 और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, इसको सोल्व कर लीजिएगा तो इतना परसेंट आपका आंसर आ जाएगा किसका, बेंजीन का। अगर कार्बन टेट्राक्लोराइड का कहेगा परसेंटेज निकालिए, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का जो मास है वो कितना 122 है और टोटल कितना आया था 144, इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ये आ जाएगा आपका परसेंटेज किसका, CCl4 का। तो जिसका कहेगा उसका मास ऊपर, नीचे सॉल्यूशन का मास इंटू 100 कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे देखिए, हम लोग दूसरे कॉन्सेंट्रेशन टर्म की तरफ चलते हैं। फर्स्ट आपका परसेंटेज था, दूसरा कॉन्सेंट्रेशन टर्म है सर आपका मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन की तरफ हम लोग चलते हैं, तो ध्यान देंगे मोल फ्रैक्शन क्या है। देखिए मोल फ्रैक्शन ना सॉल्यूशन में प्रेजेंट सभी कंपोनेंट का निकलता है, सॉलिड का भी निकलता है आपका, सॉल्वेंट का भी निकलता है, और अगर और कोई भी कंपोनेंट तो सबका मोल फ्रैक्शन निकलता है। प्रत्येक पार्ट का आप मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। अब मोल फ्रैक्शन का क्या डिफिनेशन होता है, देखिए मोल फ्रैक्शन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स। आपको सॉल्यूशन में ना जिस कंपोनेंट का निकालना है मोल फ्रैक्शन, उस कंपोनेंट का मोल और सॉल्यूशन का टोटल जो मोल होगा उसके रेशियो को ही मोल फ्रैक्शन कहते हैं। मोल फ्रैक्शन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के नंबर ऑफ मोल्स का आप क्या कर सकते हैं, रेशियो निकालिए, तो इसको मोल फ्रैक्शन कहते हैं। मोल फ्रैक्शन को काई से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे x लिख दीजिए, इसको कहते हैं काई, ठीक है ना। तो काई से इसको हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। मोल फ्रैक्शन को काई से रिप्रेजेंट करते हैं, x लिख के थोड़ा ऐसे खींच दीजिएगा तो इसको काई पढ़ते हैं। तो मोल फ्रैक्शन का डिफिनेशन क्या होगा, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट इन प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट्स प्रेजेंट होगा और जिसका निकालना है उसके कंपोनेंट के साथ रेशियो निकालिएगा तो आपको मोल फ्रैक्शन कहलाता है। मोल फ्रैक्शन जो होता है उसको हम लोग काई से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आपको मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट। मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट, जिस कंपोनेंट का निकालना है उस कंपोनेंट का नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन में जितने प्रेजेंट हो गए आपका कंपोनेंट, उसका हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स, नीचे डिवाइड कर देंगे। क्लियर है, अब बता है आपको। फिर देखिए सॉल्यूशन पढ़ते हैं तो सॉल्यूशन में हम लोग डिफरेंट टाइप का सॉल्यूशन पढ़े थे, बाइनरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी, लेकिन आपको पूरे सॉल्यूशन में ना एक ही जो बाइनरी सॉल्यूशन है उसी को पढ़ना है, दूसरा को नहीं पढ़ना है। बाइनरी सॉल्यूशन को सिर्फ पढ़ना है सर आपको। तो बाइनरी सॉल्यूशन के तो आपको पता है ना कि दो ही होगा, एक तो सॉलिड और दूसरा क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा। अरे सर पहला कंपोनेंट क्या होगा, सॉलिड, और दूसरा कंपोनेंट क्या हो जाएगा आपका, सॉल्वेंट। तो सॉलिड की नंबर ऑफ मोल्स को क्या किससे रिप्रेजेंट कीजिएगा, Na से, और सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स को किससे रिप्रेजेंट कीजिएगा सर, Nb से रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए यदि कोई सॉल्यूशन बना है आपका तो एक सॉलिड और दूसरा सॉल्वेंट से मिलकर बना है आपका। मान लीजिए आपको निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड, तो क्या कीजिएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड निकालना है तो क्या कीजिएगा आप, सॉलिड का मोल लिखिएगा ऊपर और नीचे लिखिएगा सॉल्यूशन का मोल। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड अगर आपको निकालना है तो क्या लिखिएगा, सॉलिड का मोल ऊपर, जिसका निकालना है उसका मोल ऊपर और नीचे सॉल्यूशन का मोल लिख दीजिए, टोटल हो जाएगा। अब बताइए मोल फ्रैक्शन को किससे रिप्रेजेंट कीजिएगा, काई से, x लिख दीजिए, और सॉलिड का निकालना है तो XA बराबर Na अपॉन Na प्लस NB का है सर। देखिए सॉलिड का मोल फ्रैक्शन तो XA बराबर सॉलिड का नंबर ऑफ मोल्स यानी Na डिवाइडेड बाय पूरा सॉल्यूशन का लिखिएगा ना, सॉलिड सॉल्वेंट दोनों का टोटल कंपोनेंट का मोल लिखना है। तो बोलिए Na आप प्लस क्या कर दीजिएगा, NB कर लीजिएगा। इसी तरह से आपसे कहा कि बताइए सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन तो XB बराबर ऊपर लिखिएगा NB और नीचे Na प्लस NB हो गया। ये आपका किसका हो जाएगा, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन।
तो मोल फ्रैक्शन ना सिर्फ एक कंपोनेंट का नहीं, सबका निकलता है। सॉलिड का निकालना निकाल लीजिए, सॉल्वेंट का निकालना वो भी आप निकाल लीजिए, क्या दिक्कत है। जिसका निकालना है उसका आप निकाल सकते हैं। देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट को हम लोग क्या कहेंगे, एनबी से रिप्रेजेंट करेंगे। और जब इसका मोल फ्रैक्शन निकालिएगा ना सर सॉल्वेंट का, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट ऊपर रख दीजिए, नीचे टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन लिख दीजिए। बताइए फार्मूला भी बताए कि XB अगर निकालना है तो क्या कीजिएगा, XB बराबर निकालना है तो सॉल्वेंट का मोल अपॉन सॉलिड प्लस सॉल्वेंट का मोल लिख दीजिए, क्या दिक्कत है। अच्छा एक बात बताइए, अगर दोनों का मोल फ्रैक्शन निकाल के हम अलग अलग जोड़ दे, जैसे XA प्लस XB, दोनों का मोल फ्रैक्शन हम जोड़ना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं, तो एक बात बताइए सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, Na अपॉन Na प्लस Nb, और सॉल्वेंट का भी Na बाई Na प्लस Nb होगा। ये दोनों जो नीचे है ना उसका एलसीएम ले लीजिए, तो यही आएगा आपका Na प्लस Nb। ऊपर में बताइए ई कैंसिल हो जाएगा जी, तो ऊपर बचेगा Na और प्लस क्या बचेगा Nb, यहाँ पर Nb लिखिए तो Nb हो जाएगा। अब ये भी कट गया, ये भी कट गया, तो कितना आ गया आंसर 1। तो देखिए सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन अब प्लस सॉल्वेंट का जो मोल फ्रैक्शन होगा ये हमेशा कितना आएगा आपका 1 आता है। सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन और सॉल्वेंट का जो मोल फ्रैक्शन होगा वो हमेशा कितना आएगा 1 आता है आपका। सॉलिड का मोल फ्रैक्शन और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन को ऐड कीजिएगा, सम निकालिएगा तो हमेशा कितना आ जाएगा सर, एक ही आता है। अब एक बात बताइए, अगर आपके पास ही पता है कि XA प्लस XB बराबर कितना 1, तो सर निकाल सकते हैं। सॉलिड का मोल फ्रैक्शन निकालना होगा तो ई वाला इधर भेज दीजिए तो 1 माइनस XB हो जाएगा। अब मान लीजिए आपको निकालना है सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन, तो ये भाई साहब को कहिए कि आप चल जाइए उस साइड, तो क्या कर देंगे 1 माइनस XA ऐसे लिख सकते हैं। तो आप अगर सॉलिड का मोल फ्रैक्शन निकालना चाहते हैं, सॉल्वेंट का गिवन है तो 1 में से माइनस कर दीजिए। समझ में आया। तो ये आपका था सर सॉलिड और सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन। एक बात ध्यान रखिएगा, चाहे आपसे पूछेगा सॉलिड का मोल फ्रैक्शन या सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन, इसका वैल्यू ना कम से कम 0 हो सकता है और अधिक से अधिक कितना होगा 1 होगा। कम से कम 0 या 0 से बड़ा होगा और 1 या 1 से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो किसी भी कंपोनेंट का जो मोल फ्रैक्शन होगा ना वो या तो 0 होगा, 0 कम से कम 0 और अधिक से अधिक कितना होगा 1, इसके पीछे में रहता है हमेशा, या फिर 0 से बड़ा और 1 से छोटा होगा। सॉल्वेंट भी रहेगा तो यही रहेगा, 0 से बड़ा या बराबर और 1 से छोटा या फिर बराबर हो जाएगा। ये था मोल फ्रैक्शन। और एक बात ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पर जब मोल फ्रैक्शन निकाल रहे थे ना तो पूरा कट गया था, कितना वैल्यू आया 1। इसलिए मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं होता, ना ही कोई डायमेंशन होता है। मोल फ्रैक्शन यूनिट लेस होता है और डायमेंशन लेस भी होता है, ध्यान रखिएगा। मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट और कोई भी डायमेंशन नहीं होता है, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए मोल फ्रैक्शन इज अ यूनिट लेस क्वांटिटी, मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट होता ही नहीं है, मोल फ्रैक्शन का कोई डायमेंशन भी नहीं होता, क्योंकि कट जाता है, ऊपर भी मोल नीचे भी मोल, तो रेशियो है तो कट गया आपका। तो चलिए देखिए आगे, यहां पर सर आपका एक एग्जांपल है एनसीईआरटी का, एग्जांपल नंबर 2.1। एनसीईआरटी का एग्जांपल है, एनसीईआरटी की बुक से लिया गया आपका 2.1 एग्जांपल। देखिए क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल। Calculate the mole fraction of ethylene glycol C2H6O2 in a solution containing 20% of C2H6O2 by mass। देखिए सर इसमें जो आपका है क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल, किसका निकालना है, इथिलीन ग्लाइकोल का मोल फ्रैक्शन इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ C2H6O2 बाय मास। यहां पढ़िए, ये बताए थे आपको छोटे छोटे टर्म्स को आपको सीखने के लिए सर। बताइए 20% ऑफ C2H6O2 बाय मास का क्या अर्थ है, तो पहले इसका अर्थ समझना ना पड़ेगा सर आपको, इसका सर आपको अर्थ समझना पड़ेगा तभी तो समझ में आएगा। चलिए देखिएगा, समझिए, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न में समझिएगा सर। इसको समझने का प्रयास कीजिए। देखिए एज्यूम, मान लेते हैं सर आपका जो क्या दिया हुआ है, आपका दिया हुआ है कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल C2H6O2 इन अ सॉल्यूशन। ये जो है ना
ये सॉल्यूशन में है तो यही आपका क्या हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा। इथिलीन ग्लाइकोल क्या हो जाएगा, सॉलिड। अब बताइए कुछ कहा नहीं ना है आपको, तो नहीं कहा तो बताइए सॉल्वेंट क्या हो जाएगा आपका, वाटर हो जाएगा। सॉल्वेंट आपका वाटर हो जाएगा। अब बताइए यहाँ पर 20% ऑफ क्या दिया हुआ है सर, इथिलीन ग्लाइकोल, मतलब 20% को हटाइएगा तो 100 हो जाएगा। ऊपर किसका, वेट ऑफ सॉलिड और नीचे वेट ऑफ सॉल्यूशन। बताइए सॉलिड क्या है, इथिलीन ग्लाइकोल है, तो इथिलीन ग्लाइकोल का मास नहीं पता चल गया, 20 ग्राम हो गया। और वाटर का, सॉल्यूशन का मास 100 ग्राम, तो बताइए वाटर का मास कितना हो जाएगा, वाटर का जो मास होगा ना वो कितना हो जाएगा, 80 ग्राम हो जाएगा। कितना सिंपल है। अब एक और चीज का जरूरत पड़ेगा आपको, इथिलीन ग्लाइकोल का क्या जरूरत पड़ेगा, मोलर मास, और वाटर का भी मोलर मास की जरूरत पड़ेगा। क्यों, क्योंकि निकालना है मोल फ्रैक्शन। अब मोल फ्रैक्शन निकालना है सर तो आपको सर पड़ेगा जरूरत नंबर ऑफ मोल्स का। और नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलता है, गिवन मास बाय मोलर मास से। गिवन मास तो पता चल गया, इसका ई वाला का जो गिवन मास है वो 20 ग्राम है। अब बताइए जो सॉल्वेंट है वाटर, इसका कितना हो जाएगा, 80 ग्राम हो जाएगा। अब चलते हैं नंबर ऑफ मोल्स पे, तो आपको जरूरत पड़ेगा मोलर मास का। देखिए सॉल्यूशन देख लीजिए आप, यहां पर देखिए मोल्स ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल, तो गिवन मास ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल। देखिए मोलर गिवन मास कितना है 20, मोलर मास कितना हो जाएगा, निकालिएगा तो आ जाएगा C2H6O2 का जब मोलर मास निकालिएगा तो कितना आ जाएगा 62 ग्राम। 62 ग्राम। कैसे मोलर मास अगर नहीं निकालने आता है तो बेसिक आपको यहाँ बताया गया है, इसी चैनल्स पर बेसिक पर जाकर के आप ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा कि मोलर मास कैसे निकालते हैं। बेसिक केमिस्ट्री सर्च कीजिएगा तब। तो देखिए 20/22 इसको सोल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 0.322 मोल आ जाएगा, 0.322 मोल आ जाएगा। अब सर दूसरा निकाल लीजिए मोल ऑफ वाटर, तो गिवन मास ऑफ वाटर 80 और नीचे वाटर का मोलर मास कितना होता है 18 होता है, H2 है ना, तो निकाल लीजिए ना। H2O 2 हाइड्रोजन का हो जाएगा 16 ऑक्सीजन का, तो 18 आ गया। इसको सोल्व कीजिएगा तो कितना आएगा 0.444 आ जाएगा, 4.444 आ जाएगा मोल आपका। तो देखिए हमें निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या, इथिलीन ग्लाइकोल। तो जिसका मोल फ्रैक्शन कहेगा उसका मोल कहाँ रखिएगा, ऊपर, और नीचे क्या लिखेगा टोटल मोल। मतलब बताइए इथिलीन ग्लाइकोल का मोल कितना निकाले थे 0.322, और टोटल मोल कीजिएगा तो एक का मोल था ये, दूसरे का मोल ये था, ऐड कर दीजिए तो आपका वैल्यू कितना आ जाएगा 0.068 आ जाएगा। सिमिलरली एक बात बताइए, अगर आपको निकालना है वाटर का मोल फ्रैक्शन, कहा तो नहीं क्वेश्चन में, लेकिन निकालना तो क्या कीजिएगा, वाटर का मोल ऊपर और नीचे दोनों का मोल सॉल्व कीजिए 0.932। एक और तरीका था 1 में से इसको घटा दीजिए ना 0.068 निकाले है ना, तो वाटर का निकल जाएगा आपका। समझ में आया कि नहीं आया। चलिए आगे कुछ और प्रश्न है उसको भी देख लेते हैं। देखिएगा एक यहां पर और प्रश्न आपका है, ये प्रश्न आपका है कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास ऑफ इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये प्रश्न हम आप पे छोड़ते हैं, ठीक है। आप खुद से इस प्रश्न को कीजिए और प्रश्न को करने के बाद कमेंट में जाकर के आप इसका आंसर बताइए, ठीक है ना। आंसर बताइए, अगर कमेंट में जाने के बाद आंसर बताते हैं तो हमको लगेगा सही है तो ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट कीजिए कि सर इसका भी सॉल्यूशन करा दीजिए आप, तो इसका भी सॉल्यूशन हम करा देंगे, लेकिन पहले आप खुद से कीजिए, कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या होगा, ठीक है।